नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका स्वागत है JM स्टडी में। आरपीएससी 10th क्लास के विशेष प्रोग्राम में हम पढ़ रहे हैं पाठ 7, जिसका नाम क्या है? परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म, जिसमें हमने दो परमाणु सिद्धांत के अंतर्गत 3 सिद्धांत पढ़ लिए थे। डोल्टन का परमाणु सिद्धांत, थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का स्वर्ण प्रयोग। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे चौथा प्रयोग हमारे पास नील्स बोर का प्रयोग। ठीक है, तो देखो नील्स बोर का प्रयोग जो दिया गया था, नील्स बोर के द्वारा दिया गया था और ये दिया गया था सन 1913 में, जिसकी परिकल्पनाएं निम्न प्रकार थी। जिसमें पहला परिकल्पना इन्होंने बताई थी कि भाई जो रदरफोर्ड ने बताया था वही उन्होंने बताया था, लेकिन जो रदरफोर्ड की जो कमियां थी उन्होंने दूर किसने किया? नील्स बोर ने। इन्होंने पहली परिकल्पना में बताया था कि इलेक्ट्रॉन का केंद्रीय भाग नाभिक होता है। ठीक है, केंद्रीय भाग नाभिक होता है जिसमें धनावेशित प्रोटॉन कण पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या एवं ऊर्जा वाले वर्ताकार पथ पर क्या करते हैं? गति करते हैं, जिन्हें कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये कक्षाएं एक नाभिक के चारों सेकेंद्रीय मतलब एक ये, इसके बाद एक ये, इसके बाद एक ये। तो जो कक्षाएं होती हैं वो नाभिक के चारों सेकेंद्रीय रूप में व्यवस्थित होती हैं, जिन्हें किसके द्वारा दर्शाया जाता है? n के द्वारा। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? n के द्वारा। इस n का मान हमेशा पूर्णांक में होता है। पूर्णांक मतलब 1, 2, 3, 4 में। ठीक है, इनका मान हमेशा पूर्णांक में होता है और इन्हें क्रमशः 1 होगा तो k से, 2 होगा तो l से, 3 होगा तो m से और 4 होगा तो n से दर्शाया जाता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया क्या था कि इन्होंने इसके बाद बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है भाई, कक्षा में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग होगा mvr, वो किसके बराबर होगा? h/2π के, या फिर इसका क्या होगा? गुणज। क्या होगा भाई? गुणज। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr h/2π के बराबर या इसका गुणज होता है। यहाँ पर h क्या होता है? h यहाँ पर होता है प्लांक नियतांक या स्थिरांक। ठीक है, m होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v होता है इलेक्ट्रॉन का वेग और r होते है कक्षा की त्रिज्या। अर्थात इससे पता चलता है कि कोणीय संवेग h/2π के बराबर हो, वही इलेक्ट्रॉन क्या होगा? उस कक्षा में गति करेगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया था कि जो एक निश्चित कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे भाई मान लो इस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ठीक है, इसकी ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। वो बेसिक बात है, जब इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो अलग होगी, इससे इसमें जाएगा तो अलग होगी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया कि कोई इलेक्ट्रॉन होता है जो बाहर से ऊर्जा प्राप्त करेगा। क्या करेगा? ऊर्जा अवशोषित करेगा। अवशोषित मतलब लेगा, तो वह उत्तेजित होकर अपनी कक्षा से उच्च कक्षा में चला जाता है। ठीक है, और यदि वह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, मतलब ऊर्जा को बाहर त्यागेगा, तो वह इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च ऊर्जा से किस में जाएगा? निम्न ऊर्जा में आ जाएगा। और ऊर्जा के इस उत्सर्जन या अवशोषण के कारण ही कौन सा प्राप्त होता है? हमें रैखिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। जबकि जो रदरफोर्ड था इस स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बता पाया था। ठीक है, रैखिक स्पेक्ट्रम के बारे में किसने बताया? नील्स बोर ने। इसीलिए जो नील्स बोर का प्रयोग है वो रदरफोर्ड प्रयोग से क्या था? अच्छा था, अधिक विकसित था। इस सिद्धांत की कमियां थी। एक कमी तो ये थी कि इसमें जो रैखिक स्पेक्ट्रम होता है वो उच्च वेधन उपकरण से देखने पर जो रैखिक स्पेक्ट्रम होता है वो एक से अधिक रेखाओं में बटा होता है। किसमें बटा होता है? एक से अधिक रेखाओं में बटा होता है, जिसकी व्याख्या कौन नहीं कर पाया? नील्स बोर नहीं कर पाया। ठीक है, इसके अलावा जो परमाणु रासायनिक बंध के द्वारा जो अणु बनाते हैं उसका भी यह व्याख्या नहीं कर पाया। ये इसकी 2-3 क्या थी इसकी कमियां। ठीक है, इसके बारे में हम नोट लेते हैं, समझ में आ गया होगा। देखो हमारे पास चौथा प्रयोग आएगा नील्स बोर की
परिकल्पना, नील्स बोर की परिकल्पना। देखो सन 1913 में नील्स बोर ने हाइड्रोजन परमाणु की संरचना व हाइड्रोजन परमाणु संरचना व उसके स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए प्रतिरूप बनाया। ठीक है, जिसकी परिकल्पना विभिन्न प्रकार थी। इसमें पहला थी परिकल्पना क्या थी कि वह परमाणु का केंद्र नाभिक होता है। परमाणु का केंद्र नाभिक होता है जिसमें धनावेशित प्रोटॉन होते हैं, दूसरी परिकल्पना बताई क्या कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या व ऊर्जा वाले पथ में घूमते हैं, जिन्हें कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर क्या बोलेंगे, ऑर्बिट हो जाएगा, और एनर्जी लेवल कहते हैं, जिन्हें कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है, तीसरी बताई थी इन्होंने क्या कि ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर सकेंद्रीय रूप में व्यवस्थित होती है, जिन्हें एन से दर्शाते हैं। इनका मान हमेशा पूर्णांक जैसे 1, 2, 3, 4 होता है। इन्हें क्रमशः KL, MN से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये तीन परिकल्पना लिखनी है। इसके बाद जो चौथी परिकल्पना बताई थी वो क्या थी, देखो भाई इन्होंने क्या बताया तीसरी में, देखो ये कक्षाएं नाभिक के चारों सेकेंडरी रूप में, भाई ना मान लेते ये इसका क्या हो गया नाभिक, इसकी ये पहली कक्षा हो गई। ठीक है, पहली कक्षा हो गई ना, यहां मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये नाभिक हो गया, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये अपने पास क्या हो गया नाभिक। सेकेंडरी रूप में हो गया ना भाई, एक पथ ये या एक कक्षा ये, दूसरी कक्षा ये हो जाएगी क्या प्रथम इलेक्ट्रॉन, ये
प्रथम इलेक्ट्रॉन या फिर प्रथम कक्षा, ये दूसरी कक्षा। ठीक है, इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। इसके बाद इन्होंने जो चौथी परिकल्पना बताई वो क्या बताई? देखो, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr बराबर h/2 पाई या इसका गुणज होता है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जो कोणीय संवेग होता है इलेक्ट्रॉन का वो mvr बराबर h/2 पाई या इसका गुणज होता है। यहाँ h क्या होता है? प्लैंक स्थिरांक। ठीक है, और v क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का वेग। m क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, r क्या होगी? कक्षा की त्रिज्या। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बताया सातवां बताया, छठा बताया, पांचवा बताया कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन बताया कि निश्चित कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भाई निश्चित कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद इन्होंने जो छठी परिकल्पना थी वो क्या बताई थी कि भाई देखो, जैसे ये मान लो नाभिक हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पहली कक्षा में, और ये इसकी दूसरी कक्षा। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्या करेगा? अपने पास अवशोषण। क्या करेगा? अवशोषण। यदि ये ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो यह इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कौन सी कक्षा में चले जाएगा? अपनी से अगली यानी अपनी से उच्च कक्षा में। ठीक है, ये हो जाएगी उच्च कक्षा। उसी प्रकार यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्या करेगा? अपने पास उत्सर्जन। क्या करेगा? उत्सर्जन। उत्सर्जन करेगा तो ऊर्जा कम होगी, और ऊर्जा कम होगी तो यह कहां जाएगा? निम्न कक्षा में। कहां जाएगा? निम्न कक्षा में। यह बात क्या बताई थी? किसने बताई? नील्स बोर ने। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा का अवशोषण करता है तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च कक्षा में चला जाता है। ठीक है, फिर बताया यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो निम्न उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आ जाता है। ठीक है, निम्न कक्षा में आ जाता है। इसमें देखना ऊर्जा के अवशोषण व उत्सर्जन से रेखिक स्पेक्ट्रम प्राप्त
होता है। कौन सा स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा? रैखिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। एक नोट लगा के लिख लेना, बोर मॉडल रदरफोर्ड मॉडल से अधिक विकसित था, क्योंकि इसने स्पेक्ट्रम के बारे में बताया, स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। ठीक है, अब इसके बाद इसकी कमियां या दोष पढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा ऊपर से। देखो, पहली कमी देखो इसकी, अधिक परमाणु प्रतिरूप, अधिक इलेक्ट्रॉन परमाणु प्रतिरूप है लिखना, अधिक इलेक्ट्रॉन परमाणु प्रतिरूप को यह मॉडल नहीं बता सका। भाई अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु होंगे, उनको यह नहीं बता पाया। ठीक है, दूसरा, एक से अधिक रेखाओं वाले स्पेक्ट्रम को नहीं बता सका। ठीक है, कि भाई जब उच्च बेजल वाले उपकरणों से जो रैखिक स्पेक्ट्रम था उसको देखा तो उन्होंने पाया कि जो स्पेक्ट्रम होता है वो एक से अधिक रेखाओं में बटा होता है, तो उसके बारे में भी यह मॉडल नहीं बता पाया। तीसरी कमी थी इसकी क्या? परमाणु रासायनिक बंधों के द्वारा अणु निर्माण को भी यह नहीं बता पाया। ठीक है, इस प्रकार हमने पढ़ा क्या न्यूज़ पोल में, उसकी परिकल्पनाएं पढ़ी और उसके क्या पढ़े, कमी या दोष पढ़ी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली क्लास में क्या, वर्गीकरण की आवश्यकता और आवर्ती वर्गीकरण पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, धन्यवाद।